नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी आजकल अमेरिका में हैं, आपको पता ही होगा, और वहां से वो नई नई बातें बोल रहे हैं। ऐसी बातें जो भारत में तो किसी को पता नहीं है। भारत के इतिहास के बारे में, भारत की आज़ादी के आंदोलन के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं जो सिर्फ राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को पता है। तो राहुल गांधी का जो इतिहास बोध है उसको ज़रा समझने के लिए राहुल गांधी की जो इतिहास की पाठशाला अमेरिका में लगी है उस पर एक नज़र डालनी चाहिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के आखिरी चरण में सबसे बड़ा धमाका किया। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के आंदोलन की नींव दक्षिण अफ्रीका में पड़ी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जितने लोग जिनका भारत के निर्माण में, भारत की आज़ादी में योगदान है, वो सब एनआरआई, यानी गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, ये सब एनआरआई। अब देखिए, जो व्हाट्सएप के विश्वविद्यालय से पढ़ा हो वो भी इस तरह की बात बोलने में थोड़ा शर्माएगा। फिर उन्होंने कहा कि इस समय देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा है जो कांग्रेस की है और दूसरी विचारधारा है जो संघ परिवार की है। कांग्रेस की विचारधारा वही है जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी, और भाजपा और संघ परिवार की विचारधारा वो है जो गोडसे की विचारधारा थी। उनके इस बयान से, आखिरी बयान से शुरू करता हूँ। पहले इस बयान का मतलब है कि राहुल गांधी को न तो महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में कोई ज्ञान, कोई समझ, कोई जानकारी है, और न ही संघ परिवार और भाजपा की विचारधारा के बारे में। क्या कुछ हुआ है, क्या बदल गया है, दोनों की विचारधारा क्या थी, इसके बारे में राहुल गांधी, मुझे लगता है, शायद जानना भी नहीं चाहते। उनकी कोई रुचि भी नहीं है। वो एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुरा है। वो इस बाइनरी पर जो है भारत की राजनीति को ले जाना चाहते हैं, जिस पर जाने से भारत के लोग पिछले दो चुनाव से मना कर रहे हैं। उससे पहले भी कर रहे थे, दो चुनाव से बड़े स्पष्ट रूप से, कि राहुल गांधी की जो सोच है, राहुल गांधी जिस तरह से सोचते हैं, वो ये देश स्वीकार नहीं करता। अब आज़ादी के आंदोलन के नेताओं को, जो नेहरू को छोड़कर बाकी सब गए थे उच्च शिक्षा के लिए, इनमें से ज़्यादातर जो है वकालत की शिक्षा के लिए गए। और सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस का उन्होंने इम्तहान दिया था और उसमें नौकरी में सेलेक्ट हुए थे। वो एनआरआई कैसे हो गए? जिसने भारत से बाहर जाकर एक फ़ौज खड़ी की और भारत की आज़ादी का आंदोलन लड़ा, उसको एक नॉन रेजिडेंट इंडियन के रूप में बताना, इन बड़े लोगों को सिर्फ एक नॉन रेजिडेंट इंडियन के रूप में पेश करना, ये उन लोगों का अपमान है। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आती है बात। इन सब नेताओं ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में योगदान इसलिए किया कि वो वर्ल्ड व्यू को समझते थे। अब ये राहुल गांधी को कौन समझाता है, कौन बताता है, कौन सलाहकार है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो वो बोलते हैं उससे पता चलता है कि उनको भारत के इतिहास का, संस्कृति और सभ्यता की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत के इतिहास का और आज़ादी के आंदोलन के इतिहास तक का उनको कोई ज्ञान नहीं है। अब राहुल के इतिहास बोध की बात करें अगर, तो जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने, फिर तिलक कहाँ आते हैं? फिर आज़ादी का जो पहला आंदोलन था 1857 का, वो कहाँ आता है? वो उनकी याददाश्त में ही नहीं है। तिलक का कोई योगदान ही नहीं है उनके लिए। उनके लिए सुखदेव, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों की कोई भूमिका नहीं थी आज़ादी के आंदोलन में। सिर्फ उन लोगों की थी, आप देखिए नाम जो उन्होंने लिए हैं, सिर्फ उन लोगों की भूमिका थी जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके थे। यानी कांग्रेस पार्टी के अलावा, अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस पार्टी के अलावा आज़ादी के आंदोलन का श्रेय किसी को नहीं जाता, और आज़ादी के बाद देश में जो कुछ अच्छा हुआ उसका श्रेय सिर्फ गांधी परिवार को जाता है। ये कुल जो है थॉट प्रोसेस है, कुल मिलाकर लब्बो लुआब जो है राहुल गांधी की सोच और उनके सलाहकारों की सोच का यही निष्कर्ष है कि जो आज़ादी से पहले हुआ वो कांग्रेस के लोगों ने किया, जो आज़ादी के बाद हुआ वो सब गांधी परिवार ने किया। इसी थीम को, इसी नैरेटिव को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कांग्रेस के किसी नेता से बात करेंगे, वो सबसे पहले बताएंगे गांधी परिवार ने देश के लिए कितना बलिदान किया।
देश ने उन्हें कितना दिया, देश से उन्होंने कितना लिया, इसकी कभी बात नहीं होगी। देश को किस तरह से उन्होंने बर्बाद किया, इसकी कभी बात नहीं होगी। राहुल गांधी ने इस यात्रा में अपने अंतिम भाषण का अंत किया जय भीम के नारे से। अब आप देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के रणनीतिकार एक नया ओरिजिनल नारा भी नहीं गढ़ पा रहे हैं। ये नारा है बहुजन समाज पार्टी का, जिसको चुराया है कांग्रेस पार्टी ने या चुराने की कोशिश कर रही है। मकसद क्या है? किसी भी तरह से दलितों का खोया हुआ जनाधार वापस लाना। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको सच्चाई का पता हो, आपको सच्चाई का एहसास हो, आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। देखिए, जो नारा उन्होंने लिया है जय भीम का, दलितों के सबसे बड़े नेता इस देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अचानक याद आई है जो कांग्रेस पार्टी को। वो ये कैसे भूल सकती है, या लोग कैसे भूल सकते हैं, या देश का दलित समाज कैसे भूल सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की और हरवाया। डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा अपमानित होकर। ये बात कैसे भूल सकते हैं? और इसके अलावा जो अंबेडकर और गांधी एक सांस में नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी, उनको शायद पता नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा डॉक्टर अंबेडकर को। अगर उनके कुछ लेख ही पढ़ लेते तो ही उनको मालूम होता। एक लेख में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के बारे में जो लिखा है, आपको पता होगा कि गांधी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने लिखा है कि छल, कपट और धोखा ये कमज़ोर लोगों का हथियार होता है और गांधी इस हथियार का खूब इस्तेमाल करते हैं। ये महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं वो। उन्होंने कहा गांधी इन हथियारों का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने गांधी की इस नीति का, इस हथियार के इस्तेमाल का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से मिलकर महात्मा गांधी ने कहा कि हम तुम्हारी 14 मांगों का जो चार्टर है उसको मानने के लिए तैयार हैं, उसका समर्थन करेंगे। शर्त यह है कि तुम, उस समय जो है दलितों को डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों की मांगों का विरोध करो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि छल कपट का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। और यही नहीं रुके, उसी लेख में उन्होंने कहा है, सावरकर और तिलक की राजनीति सत्य और ईमानदारी पर आधारित है। जिन सावरकर को पानी पी पी कर कांग्रेस और राहुल गांधी गाली देते हैं, उनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि सावरकर और लोकमान्य तिलक की जो नीति है, जो राजनीति है, वो सत्य और ईमानदारी पर आधारित है, और गांधी की राजनीति धोखे और शोर मचाने पर आधारित है। ये फ़र्क किया उन्होंने गांधी की राजनीति में और सावरकर और लोकमान्य तिलक की राजनीति में। और गांधी की राजनीति के बारे में अंत में कहा कि ये भारतीय राजनीति की सबसे बेईमान नीति है। अब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है राहुल गांधी ने, जानते नहीं डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते थे, क्या कहते थे और क्या लिखा है। आप बोले हुए को भूल सकते हैं, आप कहे हुए को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है वो तो शाश्वत है, हमेशा बना रहने वाला है। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होता राहुल गांधी ने तो इस तरह की बात न करते। लेकिन उनको इस सब से, फिर कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को न तो भारत के आज़ादी के आंदोलन की कोई जानकारी है, न उसके इतिहास के कौन से किरदार थे, कौन से लोग थे जिनको उसका श्रेय मिलना चाहिए, उसकी जानकारी है। उनको दो बातें मालूम है, एक सरनेम मालूम है गांधी। महात्मा गांधी का सरनेम अगर गांधी न होता तो शायद गांधी को भी भुला दिया होता। सुभाष चंद्र बोस का सरनेम गांधी नहीं था, अंबेडकर का नहीं था, सरदार पटेल का नहीं था, इसलिए इन सब लोगों को भुला दिया कांग्रेस ने। आज गाहे बगाहे जब याद आती है तो इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी उनको अपना चुकी है, उससे अब छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केवल बातों से नहीं होता। उनके बारे में क्या किया आपने? पिछले 75 सालों में 55 साल करीब आपकी पार्टी या आपके परिवार का राज रहा, उस दौरान इन महानायकों के साथ आपने क्या किया? इससे लोग तय करते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। विदेश में जाकर इस तरह से दो बयान देने से लोगों की राय नहीं बदल जाएगी। तो राहुल गांधी का जो इतिहास बोध है
वो कितना सतही और खोखला है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इतिहास को उद्धृत करने का उनका एक ही मकसद होता है, भाजपा, संघ परिवार और मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश, उनको बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस ने क्या क्या किया ये सब वो भूल जाते हैं। कांग्रेस के राज में मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ ये भूल जाते हैं। कांग्रेस के राज में दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ये वो भूल जाते हैं और उसके बाद उन दोनों समाजों के वोट की उम्मीद करते हैं। तो राहुल गांधी का इतिहास बोर्ड, उन्होंने जो पाठशाला लगाई है अमेरिका में भारत के इतिहास की, उससे पता चलता है, उससे ये बात मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि ये डर लगता है कि अगर दुर्घटनावश कहीं राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का होगा क्या। जिस देश को अपने अतीत का, अपने इतिहास का, अपने सांस्कृतिक गौरव का, अपनी सभ्यता का कोई एहसास ना हो, कोई जानकारी नहीं हो, कोई समझ नहीं हो, वो व्यक्ति अगर सत्ता में आ जाए, शासन में आ जाए तो क्या करेगा, देश का क्या होगा। चिंता इस बात की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, नहीं आती है। आज बीजेपी है, कल कोई दूसरी पार्टी आए, तीसरी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये होता है कि जो आता है उसका मुखिया कैसा है, उस पार्टी की विचारधारा कैसी है। जो पार्टी घोषित रूप से हिंदू विरोधी हो, खास तौर से उन हिंदुओं को दुश्मन मानती है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो इसलिए देखिए, हिंदू विरोधी एजेंडा कांग्रेस के लिए सहज और स्वाभाविक होता है। हिंदू संस्कृति के बारे में बोलना, उसका मजाक उड़ाना उनके लिए सहज और स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि उसकी बात संघ परिवार करता है। तो उनको लगता है जो भी संघ परिवार करता है, जो भी बीजेपी करती है, उसका विरोध ही सही रास्ता है। उसके विरोध में चाहे आपको भारतीय संस्कृति का अपमान करना पड़े, सभ्यता को नीचा दिखाना पड़े, देश का अपमान करना पड़े, देश के खिलाफ बोलना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो उनकी 6 दिन की यात्रा है अमेरिका की, उसमें उनकी उपलब्धि सबसे बड़ी है। उन्होंने देश को नीचा दिखाने की एक और कोशिश की, और वो हर ऐसी कोशिश में नाकाम होते हैं और फिर कोशिश करते हैं। तो इसलिए 2024 तक ऐसी कोशिशों के लिए तैयार रहिए, आगे भी होगी, क्योंकि राहुल गांधी की सोच और समझ नहीं बदलने वाली। जितनी है उतनी अब पक्की हो चुकी है। 52 साल के हो गए, अब उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। और उनके जिस तरह के सलाहकार हैं, उनके आसपास जो लोग हैं, वो उनको बदलने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जानकारी भी उसी तरह की सतही है। उनकी जानकारी भी, उसका आधार है हिंदू विरोध, हिंदू संस्कृति के प्रति शर्म की भावना। इससे जो प्रेरित हैं, एक बात से अपनी बात खत्म करता हूँ। कर्नाटक में अभी अभी सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की। उनके एक मंत्री का बयान सुनना होगा आपने, नहीं सुना हो तो बता देते हैं। उनका कहना है कि जब भैंस काटी जा सकती है तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो गाय के महत्व को, गाय का जो भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू समाज से जो रिश्ता है, उसके बारे में कितनी समझ है उनको। और ये मंत्री बोल रहा है, कोई गली मोहल्ले का नेता नहीं बोल रहा है। और यही सोच है कांग्रेस पार्टी की। केरल की घटना आपको याद होगा, जब सड़क पर बछड़ा काटकर और जश्न मनाया गया था। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे तत्वों की भरमार है। इसलिए है कि जो शीर्ष पर नेतृत्व बैठा है, वो ऐसी सोच को प्रश्रय देता है। तो कांग्रेस नहीं बदलने वाली। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।